नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप पर संख्या 1 है कि इनमें से प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। अब इनमें से प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? ए प्रियप्रवास, बी साकेत, सी कामायनी या डी उर्वशी। तो देखेंगे तो इसमें प्रसाद जी की 2 रचनाएं कामायनी और उर्वशी दोनों हैं। हालांकि उर्वशी की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी की है, लेकिन अब आपका जवाब आना चाहिए कि कौन सा प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। और ढेर सारे भाई बहनों ने कामायनी को लॉक किया, तो बिल्कुल सही जवाब कामायनी 1935 में प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और इसी कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ये 10, बी 17, सी 5, डी 15। तो आप सबका बिल्कुल रटा रटाया जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, कामायनी में जो सर्ग है वो 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों की चर्चा हम लोगों ने इसके पूर्व भी किया था और आपको कंठस्थ भी होगा कि कामायनी में जो 15 सर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले व्यक्ति को चिंता होगी। अब चिंता होती है तो उसमें आशा भी होगा। आशा होगी तो फिर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की श्रद्धा करेगा तो उसका काम हो जाएगा। चौथा काम हो गया। 5 मैंने बताया था वासना। किसी जगह पर अगर हम लोग 5 साल से रह रहे हैं तो माना जाता है कि हम लोग वहाँ के वासी हो गए हैं, तो वासना 5। 6 लज्जा। अगर किसी को हम लोग लज्जा आती है, छी करते हैं, छी ऐसा नहीं करना चाहिए था। 7वां, साथ साथ कर्म करो। जो कुछ भी करो उसके साथ साथ कर्म करो। और 8वां, एकाठ लोग ईर्षालु होते हैं। एकाठ लोग ईर्षालु होते हैं। और ईड़ा ईड़ा 9वां सर्ग जो है वो ईड़ा है और ईड़ा बुद्धि का संकेत है, ध्यान में रख लीजिएगा। स्वप्न 10 में 10 नंबर पाने का हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो 10वां सर्ग है स्वप्न। और 11, एक में संघर्ष होता है, एक सीट के लिए संघर्ष होता है, एक फार 11 है ना। और 12, दोबारा बार बार क्या करो? निर्वेद करो। किसी का निवेदन करो तो बार बार करो। और दर्शन 13 दर्शन शुभ है। 13 तो 13वां सर्ग दर्शन का है। और 14 रहस्य होता है। 14 वर्ष तक रहस्य रहता है और 15 में आनंद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंठस्थ करना है। और विस्तृत रूप से अगर आपको क्लास देखनी है तो बहुत पहले मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड करी जा चुकी है। पीजीटी या टीजीटी की प्लेलिस्ट को जा करके ओपन करके आप देख सकते हो। और मित्रों देखियो, मेरा जो प्रयास है, मैं लगातार आप सबके लिए बिल्कुल क्लासें लेता रहता हूँ। और आपको बता दूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी है, सब कुछ भी है, फिर भी आप लोग देखे होंगे मैंने मोनेटाइजर को ऑफ किया है। कोई एड नहीं आता होगा हमारे इस चैनल पर। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य अभी आप लोगों के सामने यही दिख रहा है कि आप लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो, मेरा लाभ कम ही हो, सही है। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मान सम्मान और ये सब जो चीज़ें बिल्कुल बरकरार रहे, ऐसे मिलती रहे तो सब कुछ है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू इस समय हमारे साथ चल रहा है, लेकिन आप सबकी दुआ से धीरे धीरे आराम मिल रहा है। जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता मेरे द्वारा नहीं ऐसा है। आप लोग खुद देखते होंगे कि हमारी कार्यशैली है, मैं कोशिश करता हूँ कभी गैप ना हो। तो स्वस्थ होते ही फिर आप सबके लिए मैं अपने द्वारा हस्तलिखित प्रश्नों को तैयार करूँगा, प्रश्नावली लाऊँगा, सब कुछ किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए एक बार आप सभी पूरे तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़ें। इधर थोड़ी सी समस्याएं हमारे साथ है, तो बिल्कुल साथ आप लोग बनाए रखें। ठीक, चलिए। अब प्रश्न संख्या 3 है कि इनमें से पंत की छायावादी कृति है। अब पंत की छायावादी कृति कौन सी है? ये पल्लव, बी युगांत, सी युग्राम्य, डी स्वर्ण किरण। तो अब बात करते हैं हम लोग पंत की छायावादी रचना। तो देखेंगे तो पंत की सारी रचनाएं हैं, है ना, लेकिन छायावादी रचना की बात अगर करते हैं तो पंत की जो छायावादी रचना है, बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर पल्लव छायावादी है। युगांत और युगवाणी की बात, युगांत और ग्राम्य की बात करते हैं तो ये दोनों प्रगतवादी है। स्वर्ण किरण की बात करते हैं तो नव चेतनावादी
काव्यधारा के अंतर्गत ये रचनाएँ आती हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प ये पल्लव इज राइट आंसर। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंत जी की प्रगतवादी रचना है, कौन सी अंतश्चेतनावादी रचना है और कौन सा आप कह सकते हैं छायावादी रचना है। तो इसको भी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है, कौन सी रचना निराला जी की नहीं है। एक रचना इसमें निराला जी की नहीं है, ये कह रहे गीत का बी परिमल, सी अनामिका या डी गुंजन। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो निराला जी की रचना है वो गुंजन नहीं है, गुंजन पंत जी की रचना है, ठीक है ना। गीत का, परिमल और अनामिका बिल्कुल निराला जी की रचनाएँ हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें से महादेवी की कृति है। अब महादेव वर्मा जी की कृति कौन सी है। ए उर्वशी, बी यामा, सी आंसू, डी तुलसीदास। तो सब लोग जान रहे हैं कि महादेवी जी की रचना है यामा। 1940 ईस्वी में महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया। उर्वशी की बात करते हैं, प्रसाद जी की रचना है। आंसू तू पोछ, बिल्कुल आंसू लहर झरना का मायनी प्रसाद का। और तुलसीदास निराला जी की रचना है। और हालांकि तुलसीदास 38 के हैं, 1938 में लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। आंसू तू पोछ तो 1925, उर्वशी 1909, ठीक। चलिए, अब प्रश्न संख्या 6 है कि अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। ये श्रमिक वर्ग का, बी पूंजीपत वर्ग का, सी बुद्धिजीवी वर्ग का, डी इन सभी का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया, सभी विकल्प बिल्कुल लाभ किया जाए। पूंजीपत वर्ग का इज राइट आंसर, ठीक है। गुलाब जो है पूंजीपत वर्ग का प्रतीक है। अब प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसको मिलता है, यानी कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। ये हरिओध, बी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त या डी राम नरेश त्रिपाठी। तो जो निराला व्यक्ति होगा ना वही मुक्ति का छंद लिखेगा। तो मुक्त छंद विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आप ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। इनके छंद को रबड़ केचुआ छंद भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, संख्या 8 है कि किस कवि की छंद योजना को आलोचकों ने रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा है। ये पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी दिनकर। तो सबका जवाब भी आ गया कि जो रबड़ केचुआ छंद की बात हम लोग करते हैं ना, तो विकल्प सी निराला जी की, ठीक है। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो रबड़ या केचुआ छंद निराला जी के छंद को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न काव्य को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में काव्य, सूची 2 में रचयिता हैं। ये में आप देख रहे हैं कि जीर्ण बाहु है, क्षीण शरीर तुझे बुलाता, कृषक अधीर, सामने जयशंकर प्रसाद। इष्ट है, अलम अतः, अनमोल साधन ही जीवन का मूल है, सामने महादेव वर्मा है। और दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, पंत, सामने पंत जी हैं। और मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, और सामने निराला जी है। तो जितनी पंक्तियाँ आप देख रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर इसके जवाब देने का प्रयास आप लोग करिएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर है, नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है। बात करें, जीर्ण बाहु है, क्षीण शरीर तुझे बुलाता, कृषक अधीर। तो बड़ी निराली बात है क्या कि जीर्ण बाहु है, क्षीण शरीर तुझे बुलाता, कृषक अधीर। ये निराली बात है। अब इष्ट है, अलम अतः, अनमेल साधन ही जीवन का मेल है, तो पंत का है। दुख की पिछली रजनी बीच, तो हर कोई जानता है प्रसाद जी की रचना होगी। और मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये महादेव वर्मा का। मैं बीन भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, तो मैं महादेव वर्मा। जो महादेवी होती हैं वो बीन भी हैं, रागिनी भी हैं, ऐसे कुछ दिमाग में रखेंगे। और विकल्प सी में आप देख रहे हैं 4, 3, 1, 2 इज राइट आंसर, ठीक। प्रश्न संख्या 10 है कि पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा गया है। ये गुंजन, बी पल्लव, सी चिदंबरा, डी लोकायतन। और मैंने आपको बताया था, तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लाग किया जाए, विकल्प बी पल्लव इज राइट आंसर। पास से पल्लव, पास से घोषणा पत्र, मैंने आपको बताया था मैनिफेस्टो, छायावाद का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र पल्लव है, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है कि छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये परिभाषा किसकी है। ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर नागेंद्र। तो छायावाद के प्रति स्थूल का विद्रोह विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र का है। और इसी से मिलती जुलती छायावाद की एक परिभाषा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, और कहीं विद्रोह नहीं आ जाए
तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 12 है कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी नामवर सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि दो अर्थों में राम शुक्ल है, यानी कि दो अर्थों की बात आती है तो राम शुक्ल फॉर रामचंद्र शुक्ल द्वारा बिल्कुल ये परिभाषा दी गई है, ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 13 है कि इनमें से निराला की कविता कौन सी नहीं है? ये कुकुरमुत्ता, बी राम की शक्ति पूजा, सी जूही की कली या डी नौका विहार। तो सबने जाना कि सर विकल्प डी नौका विहार पंत की रचना है। बाकी कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली निराला जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। ये कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग मिलेगा, राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। ये रामचंद्र शुक्ल है, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी भागीरथ मिश्र या डी डॉक्टर नागेंद्र का। तो 14 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी डॉक्टर भागीरथ मिश्र इज राइट आंसर, है ना, कि पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग भागीरथ मिश्र, है ना। देखिए, जब भागीरथ से, पृथ्वी से, धरती से, है ना, इससे हम लोगों का प्रेम होगा तो राष्ट्रीयता का रंग आ जाएगा। ठीक। कामायनी की कौन सी पात्रा नहीं है? अब ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि मैं कौन सी जो पात्रा है या पात्र है कामायनी से संबंधित नहीं है। ये ईडा, बी श्रद्धा, सी पुरखा, डी मनु। तो अब आपका जवाब भी आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ये जो पुरखा है, ये पुरखा कामायनी का कोई पात्र नहीं है ना। उर्वशी और पुरुरवा तो है, लेकिन पुरखा कोई पात्र नहीं है। विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न 16, कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र है। बुद्धि का प्रतीक कौन है? ये श्रद्धा, बी ईडा, सी मनु, डी आकुली। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बुद्धि जो है ईडा। ईडा क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा हृदय के प्रतीक है। मनु की बात करते हैं तो मनु मन के प्रतीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 17 है, कामायनी में किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है? किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है? ये जैन, बी अद्वैत, सी प्रत्यभिज्ञा दर्शन और डी बौद्ध दर्शन। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि कामायनी में जो दर्शन है ना, प्रत्यभिज्ञा दर्शन की जो परिभाषा है इसमें आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 18 की पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? ये पल्लव, बी षोडविहार, सी गुंजन, डी लोकायतन। तो इसको तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही होना चाहिए। षोड़ किरण और षोड़धूल, ये दो रचनाएं हैं जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि इनमें से कौन सी कविता पंत की नहीं है? अब आपको जवाब देना है कौन सी कविता पंत की नहीं है। ये तोड़ती पत्थर, बी नौका विहार, सी मौन निमंत्रण, डी हिमाद्री। तो 19 का जवाब धीरे धीरे आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। ये पंत की रचना नहीं है, विकल्प ये तोड़ती पत्थर निराला जी की रचना है। नौका विहार, मौन निमंत्रण और हिमाद्री ये पंत जी की रचना है। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि पंत की प्रगतवादी कविता इनमें से कौन सी है? ये परिवर्तन, बी ताज, सी नौका विहार, डी बापू। तो सब कोई जान रहा है कि जो ताज रचना है वो पंत जी की प्रगतवादी रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 21 है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये निराला, बी पंत, सी दिनकर, डी बच्चन। तो हर कोई जान रहे हैं कि पास से प्रकृति, पास से पंत, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प बी पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंत की, बी प्रसाद की, सी निराला की, डी महादेवी वर्मा की। तो अब प्रश्न संख्या 22 का जवाब आ गया कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हल्दी हुए थे पंत। विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि छायावादी बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। पंत, प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा। तो पीएनपी में प्रसाद, पंत, निराला छायावादी, बृहत छायावादी में है, लेकिन महादेव वर्मा जी की बात करते हैं तो लघु छायावादी में है, लेकिन छायावाद के 4 स्तंभों में है। ठीक,
चलिए, अब प्रश्न संख्या 24 है कि पंत का जीवन काल है, ये 1900 से 1977, बी 1910 से 1987, सी 1920 से 2000 और डी उनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि जो पंत का था पूरा पूरा 1900 से लेकर के पूरे 1977 ईस्वी तक का इनका जीवन काल माना जाता है, 1977। ठीक, चलिए, प्रश्न संख्या 25 है कि इन कवियों को काल के आरोही क्रम से व्यवस्थित करिए, है ना। तो इधर सही क्रम में आपको लगाना है। तो इसको देखेंगे, विकल्प में पंत है, फिर प्रसाद निराला महादेव वर्मा, बी में प्रसाद निराला पंत महादेव वर्मा, और सी में देख रहे हैं कि निराला प्रसाद पंत महादेव वर्मा और महादेव वर्मा पंत निराला। तो इसको जब देखेंगे तो विकल्प बी ज़्यादा सूटेबल आपको सबसे सही मिलेगा। प्रसाद जी की बात करें तो प्रसाद जी का जन्म 1889 1937, निराला जी की बात करते हैं तो उनके जस्ट 10 साल बाद 1899 से 1961, पंत पूरे 1900 भी आपने देखा और 1977, और महादेव वर्मा जी की बात करते हैं तो 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनका देहावसान हुआ है। तो 1987 के आसपास के हो सकता है एक दो भाई बंधु आप लोग हों इनके जब पुण्यतिथि थी। ठीक, चलिए उस वर्ष। प्रश्न संख्या 26 है, ज्ञान इच्छा ज्ञान क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है? ये मोक्ष भी निर्वाण सी आनंद डी परमात्मा। तो 26 का जवाब भी आ गया कि इच्छा ज्ञान की क्रिया की समरसता से विकल्प सी आनंद प्राप्त होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 27 है कि इनमें से छायावादी महाकाव्य है, ये उर्वशी, बी परिप्रवासी, कामायनी, डी साकेत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया सर विकल्प सी को ला किया जाए कामायनी। 1935 छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है कि छोड़ द्रुम की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेव वर्मा। तो कैसे उलझा दो ये कौन कह सकता है? पंत कह सकते हैं। पंत फार सुमित्रेंद्र पंत को ध्यान में रख लीजिएगा। बाल ओल की बात आती है, जाल ओल की बात आती है तो सुमित्रा नंदन पंत जी एक ऐसे मात्र रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के कि जो कि पुरुष हैं और उनका नाम बिल्कुल स्त्री जैसा है, सुमित्रा। और आप देखेंगे तो इनकी वेशभूषा भी उसी प्रकार से दिखाई आपको देगी कि बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, गोरे से हैं, बिल्कुल क्लीन शेप रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, अब प्रश्न संख्या 29 है कि पंत का नव मानवतावादी संग्रह है, ये पल्लव, बी गुंजन, सी ग्राम, डी लोकायतन। तो 29 का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी लोकायतन इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 30 से 31 नीचे दी गई स्थापना और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कूट ये है कि ए और आर दोनों सही है, और कूट बी में है कि ये सही है, आर गलत है। कूट सी में ए गलत है, आर सही है, और कूट डी में ए और आर दोनों गलत है। अब इसके पक्ष में प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, स्थापना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। तर्क दे रहे हैं कि छायावादी काव्य में द्विवेदी युगीन की इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर सूक्ष्म भाव व्यक्तियों पर अधिक बल दिया गया है। तो अब आपको जवाब देना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प ए वाला सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 की। तो छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तर्क दे रहे हैं कि छायावादी केवल रहस्यवादी ही नहीं, वे प्रकृति के चितेरे, कल्पना प्रेमी, रोमांटिक दार्शनिक कवि भी हैं। तो अब आपको जवाब देना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। यहाँ पे सी की बात आते ही आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि ये गलत है और आर सही है। ठीक, चलिए, प्रश्न संख्या 32 है छायावाद काव्य की समय सीमा क्या है? ये 1850 से 1900, बी 1900 से 1920, सी है 1920 से 1936 और डी है 1936 से 1950। तो बिल्कुल आप सबका जवाब जो है, अगर इसमें देखा जाए तो इस हिसाब से आप विकल्प सी को चयन कर सकते हैं 1920 से 1936। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो छायावाद है ना, छायावाद व्यक्ति कब छाया अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में लगा होता है, कब छाता है? जब वो 18 से 36 वर्ष का होता है। 18 से 1936 वर्ष का व्यक्ति जब होता है तो अपनी अपनी फील्ड में वो छाया रहता है, निक उसका जलवा रहता है, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो 1836 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1920 से 1936 है, तो सबसे सटीक है ये। ठीक, प्रश्न संख्या 33 है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है
यह कथन है। ये जयशंकर प्रसाद का, बी शांति द्विवेदी का, सी डॉक्टर नागेंद्र का, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। प्रश्न संख्या 33 के जवाब आ गए कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी शांति द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। यह परिभाषा इनमें से किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी डॉक्टर नागेंद्र ने। तो 34 का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इज राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की है? ये व्यक्तिगता एवं आत्मनिष्ठता, बी कल्पना का स्वच्छंद प्रवाह, सी भावोद्रेक एवं भाव प्रवणता, और डी उपयुक्त सभी। तो 35 का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। संख्या 36 है कि स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किया सॉरी मित्रों, किसने किया? ये कार्ल मार्क्स ने, बी स्लेगर ने, सी कांट ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग मैंने आपको बताया था कि स्लेगर ने किया था, स्लेगर ने। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 37 है स्वच्छंदतावाद को अभिजात्यवाद का विरोधी किसने माना? ये स्लेगर ने, बी नीत्शे ने, सी मार्क्स ने, या डी रूसो ने। तो सबका जवाब बिल्कुल लगभग सही आया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। स्लेगर इज राइट आंसर। ठीक, प्रश्न संख्या 38 है कि स्वच्छंदतावाद को दृढ़तर आयामों पर किसने स्थापित किया? ये पी बी शैली ने, बी वर्ड्सवर्थ ने, सी कीट्स ने, डी रिचर्ड्स ने। तो अब 38 का जवाब भी आ गया कि सर स्वच्छंदतावाद को सबसे दृढ़ की बात करते हैं, दृढ़तर आयाम वर्ड्सवर्थ ने किया था। विकल्प बी वर्ड्सवर्थ इज राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है। ए स्वच्छंदतावाद में, बी रीतकाल में, सी भारतीय युग में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्यों की रचना को सबसे ज़्यादा महत्व की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्वच्छंदतावाद में मिला है। ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक, संख्या 40 है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ पंक्तियाँ और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं। ये में देख रहे हैं कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। बी में देख रहे अलम है इष्ट अतः अनमोल, और सी में है हे अनंत रमणी कौन तुम, सामने निराला, मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रसाद सामने है। ए में, एक में आपने ए में देखा पंत है, बी में देखा आपने महादेव वर्मा, सी में आपने देखा निराला और पंत प्रसाद। इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिला तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गत सुरसरिता। तो चंचल गत सुरसरिता वाली बातें जब कहीं भी आपको आएंगी तो बड़ी निराली दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? निराली, निराला जी की पंक्ति है। अलम है इष्ट अतः अनमोल, आपने इसके पहले देखा था, तो पंत का है, पंत का। हे अनंत रमणीय तुम, रमणी कौन तुम, तो रमणी कौन तुम की बात आती है तो प्रसाद की पंक्ति हो जाएगी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, दीपक जल महादेव वर्मा के लिए। विकल्प सी 3 1 4 2 इज राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में कृतियाँ हैं, सूची 2 में उसके रचनाकार हैं। ये में आप देख रहे हैं दीपशिखा, सामने प्रसाद है। बी में देख रहे राम की शक्ति पूजा, सामने महादेव वर्मा है। सी में झरना, सामने पंत जी, और लोकायतन सामने निराला जी। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको एक सटीक उत्तर मिल जाएगा। दीपशिखा की बात करते हैं तो 2 में जाएंगे महादेव वर्मा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। झरना की बात करते हैं तो आंसू लहर झरना प्रसाद का है। लोकायतन पंत की है। तो बिल्कुल इसके हिसाब से आपका जो सटीक जवाब होगा विकल्प डी 2 4 है ना, 1 3 इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 42 है कि ससमुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? ये आंसू भी झरना से लहर डी कमायनी। तो 42 का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी आंसू 2 पोच 1925 में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। इसकी ये पंक्ति है। आधुनिक
युग आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक की मीरा कौन है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेव वर्मा, सॉरी मित्रों, सी मृदुला गर्ग और डी पंत जी। तो 43 के हिसाब से जब आप देखेंगे तो जो आधुनिक की मीरा होगी कोई देवी ही होगी, कोई भी देवी जो होगी वो आधुनिक की मीरा होगी। देवी फॉर महादेव वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि इनमें से कौन सा छाया कवि रहस्यवादी है? तो रहस्यवादी कवि की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी महादेव वर्मा, डी सभी। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 45 है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? ये प्रसाद की, बी निराला की, सी महादेव वर्मा की और डी पंत की। तो मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ देवी, दी फॉर महादेव वर्मा जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 46 है कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बाणी में कल्याणी कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। इन पंक्तियों के रचयिता हैं ये निराला, बी प्रसाद, सी महादेव वर्मा, डी पंत। तो 46 का जवाब भी फटाफट आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पंत इज राइट आंसर, है ना। तुम्हारे छूने में प्राण था, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, पंत। ठीक। चलिए अब प्रश्न संख्या 47 है कि जूही की कली कविता के रचयिता ए राम कुमार वर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी निराला, डी त्रिलोचन शास्त्री। तो 47 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि पंत काव्य में कल्पना का कौन सा रूप अधिक मिलता है? ये क्लिष्ट कल्पना का, बी कोमल कल्पना का, सी दूरारूढ़ कल्पना का, सी ये सभी। तो 48 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी कोमल कल्पना का इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 49 है कि उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, यहाँ सुंदर बाला कौन है? ये ईड़ा है, बी श्रद्धा है, सी पंत की नायिका है, डी निराला की नायिका है। तो 49 में आप देखेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया कि जो 49 में है ना कि उस रम फलक में कौन आएगा, सुंदर सी बाला कौन आएगी? ये ईड़ा है, बी श्रद्धा है, सी पंत की नायिका है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ईड़ा दिखाई दे रहा है, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा। ठीक ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 50 एक जागो फिर एक बार कविता के रचयिता, ये प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी दिनकर। तो एक बार जाग जाओगे ना तो बड़ी निराली बात होगी, मैंने आपको बताया था। तो निराली फॉर विकल्प सी निराला इज राइट आंसर, ये ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना, इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।